Hey guys, संजीव here. Welcome to the Silver Screen 2.0 और आज मैं डिफाइन पर्सपेक्टिव का 5th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले तो गाइस मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि आसपास के शोर की वजह से मैं ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई। लेकिन गाइस मैं आपको और ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। लेकिन शुरुआत के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। जेड मार्केट में मौजूद सभी लोग जब येन भैया का जलवा देखते तब सभी लोग अपने भैया को ऐसे देखने लगते कि मानो अपने भगवान को देख रहे हो। और वहाँ दूसरी तरफ येन भैया को इतनी इज्जत मिलते देख मास्टर वांग को तो भयंकर तरीके की ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी लोग उन्हें मार देते टोटल इग्नोर और अपने भैया के जेट पर बड़ी बड़ी बोलियां लगाने लगते हैं। तभी वो बूढ़ो यानी कि मास्टर वांग एक डीलर से बड़ी प्यार से कहते, सर क्या आप मेरे जेट को आधी कीमत पर खरीदना चाहेंगे? ये सुनते उस डीलर के हाव भाई बदल जाते हैं और वो उनके कोमल मुखड़े पर धरके दे देते हैं और कहता है, देख ब्रो, तेरा डेट अब पूरी तरह से एक्सपायर हो चुका है, अब जल्दी से जल्दी अपना शर्त पूरी कर। अब बेचारा करे भी तो क्या, इसलिए पतली गली से चुपचाप वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन अपना हीरो भी बुड्ढे को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उसके निचले हिस्से के पास से दे मारता है। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तब तो भाई साहब, तो इस उम्र में बुड्ढे को बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ता। अपने हीरो को ऐसा करते देख वांग भी समझ जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए वो बिना ज्यादा वक्त दिखाए तुरंत अपनी शर्त पूरी करने लगते हैं और कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। बेचारे बुड्ढे की आज बड़ी बाजारी में जो इज्जत उतारी गई है, उसके बाद तो वो यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहता था, इसलिए शर्त पूरी करने के बाद तुरंत ही वहां से निकल लेता है। बुड्ढे के वहां से जाने के बाद येन भैया आंखों में चमक और दिल में बड़ी उम्मीद लिए यूनर से पूछती है, यूनर तो अपने साउ फैमिली का पार्ट हुआ क्यों है ना? और हाँ, कब हमारी शादी होने वाली है और कब मैं अपने पेरेंट्स को मिलवाने लेके आऊँ? ये सुनते यूनर के होश उड़ जाते और वो तुरंत अपने भैया को अपने से दूर हटा देते हैं। आखिरकार सब कुछ मिट जाने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग अपने भैया के आओ भगत में लग जाते हैं और येन भैया को बड़ी इज्जत देने लगते हैं। एक बंदा तो कह भी देता है, सर मेरे क्लब हाउस में कुछ फॉरेन लड़कियां मौजूद है सर, अगर आप चाहे तो उनके साथ मैं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकता हूँ। फॉरेन गर्ल्स का नाम सुनते ही अपने भैया तो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने पीछे एक मर्डरस ऑरा महसूस होता है, मानो कोई मन ही मन उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा हो। अब भैया आम सी बात है, जब एक खूबसूरत लड़की के सामने दूसरी किसी खूबसूरत लड़की का जिक्र हो तब तो सिर्फ और सिर्फ बवाल ही खड़ा होगा। और इस बात का एहसास होते ही अपने भैया तुरंत अपने आप को संभाल लेते और बड़ी चालाकी से कहते, माफ कीजिएगा दोस्तों, लेकिन ये सभी जेट सिर्फ और सिर्फ यूनर के लिए है। ये सुनते यूनर बहुत चक्की रह जाती है, लेकिन अगले पल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने भैया को एक प्यार की पप्पी दे देती है, जिससे तो अपने भैया का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन वहां पर मौजूद सभी बंदों के दिल में तो एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। थोड़ी देर में अपने भैया के ढूंढे सभी जेट बिक जाते हैं, जिसके बाद अपने भैया एक करोड़पति बन चुके थे। यान भैया इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि अब उनकी बहन को और ज्यादा तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। ये सोच सोच कर वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इसके बाद बिना ज्यादा वक्त गवाए वो तुरंत ही यूनर को लेकर वहां से निकल लेते हैं। सड़क से वो दोनों बड़े आराम से जा रहे थे, लेकिन जिंदगी अपने भैया की हो और कोई खटास ना हो, ऐसा शायद ही कभी हो सकता है भला। इसलिए अगले ही पल तुरंत उसके सामने एक कार आ जाती है और अगर यूनर की ड्राइविंग स्किल्स थोड़ी सी भी खराब होती तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। जब वो सामने के कार वाले से इस हरकत के बारे में गुस्सा होने ही वाले थे तब वो देखते कि कार से 3 बंदे बाहर आते और वो सीधा सीधा कहते, माफ करना दोस्तों, लेकिन ये रास्ता बंद है।
पहले तो तीन बंदों को देखकर अपने भैया ज्यादा कुछ भाव नहीं देते, लेकिन अगले ही पल उस छोटी सी कार से दर्जनों लोग बाहर आ जाते हैं। इसे देख कर यन भैया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो चिल्ला कर कहते हैं, अबे साले तुसी कार में इतने सारे लोग फट कैसे आ गए। और आखिरकार कार से बाहर आता है एक लाल बालों वाला बंदा। ये वही बंदा है जो कुछ दिनों पहले अपने भैया की बहन को छेड़ रहे थे और बदले में अपने हीरो ने उसके पिछवाड़े में लोहे की रॉड घुसा दी थी। इसे देखते ही अपने भैया तुरंत समझ जाते कि अब वक्त नहीं है कॉन्वर्सेशन का, अब वक्त है सिर्फ और सिर्फ एक्शन का। इसलिए अगले ही पल वो अपने क्विगोंग को एक्टिवेट कर लेते हैं। गाइस, अब मैं जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, क्विगोंग भी एक तरह का मार्शल आर्ट ही होता है जिनमें फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड की बजाय टेक्निक्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तभी अपने भैया उस लाल बालों वाले आदमी से बड़ी प्यार से पूछते हैं, ओ भाई तेरा पिछुंडा सही सलामत तो है ना। इतना सुनते ही वो आदमी भड़क जाता है और तुरंत अपने भैया के ऊपर अपने लोगों को छोड़ देता है और अपने भैया भी किसी हीरो की तरह यूनर को पीछे कर देते हैं और अपने क्विगोंग को एक्टिवेट करते हुए उन सभी पर हल्ला बोल देते हैं। इसके बाद देखते ही देखते अपना हीरो सभी को अच्छा खासा पेल देता है और अपने भैया के इस मूव को देखकर जब यूनर थी एक्साइटेड, वह दूसरी तरफ उस लाल बालों वाले आदमी की तो पतलून ढीली हो चुकी थी। भैया ऊपर वाले ने उनकी किस्मत बड़ी बुरे मूड में लिखी थी, क्योंकि जब जब उनकी मुलाकात अपने हीरो से होती है तब तब उनकी हालत किसी धोबी घाट के धुले कुत्ते जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार अपने भैया इस बंदे को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले थे। वो उसे हवा में उठा लेते हैं और बेचारा बंदा भी डर के मारे सब कुछ उगल देता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ और सिर्फ मास्टर फैंग ने भेजा था, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों को यकबा करने के लिए भेजा गया था और मैं कुछ भी नहीं जानता। फैंग का नाम सुनते यूनर को भी कुछ कुछ याद आता है। वो अपने भैया को बताने लगते हैं, फैंग शंघाई का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और बहुत सारे लोगों के साथ उसकी मिलीभगत है, इसलिए इतने सारे क्राइम्स करने के बाद भी वो बड़ी आसानी से हमेशा जेल से छूट जाता है। उस बंदे को वहाँ से भगाने के बाद यूनर अपने भैया से पूछता है, तो तुम आगे क्या करने के बारे में सोच रहे हो। अपने भैया ज्यादा कोई जवाब नहीं देते, बस एक हल्की सी मुस्कान दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि अब उन्हें क्या करना है। वो यहाँ से सीधा चले जाता है यूनियन के घर। जब मास्टर फैंग के इतने सारे लोगों के साथ जान पहचान हो तो जरूर वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान होगा, इसलिए वह ऐसे उनसे पंगा नहीं ले सकता था। वो इतने भी घन चक्कर नहीं थे, वो समझ जाते कि उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा और इस काम में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान मदद कर सकता था, वो है अपने जाओ भैया। जब वो घर में जाते हैं तब वो देखते हैं कि जाओ भैया कुछ कर रहे हैं। अपने इंडियन आई से जब वो उन्हें चेक करता है तब उन्हें पता चलता है कि वो अपनी क्विगोंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने हीरो के आते ही जाओ भैया भी अपनी आंखें खोल देते हैं। जाओ भैया अपने हीरो से कुछ पूछते इससे पहले ही उनकी नज़र अपने भैया की क्वी एनर्जी पर पड़ती है, जो देखते ही वो एकदम से भौचक्के से रह जाते हैं। अबे तूने ये कैसे किया, अबे तूने उसी दिन में इतने सारे क्वी एनर्जी कैसे इकट्ठी कर ली। अब ये भैया कहते भी तो क्या, वो तो अपने सीक्रेट के बारे में किसी को बता भी नहीं सकते, इसलिए किसी न किसी तरह उस बात को वो टाल देते और अपनी आने की असली वजह उन्हें बताने लगते हैं। जाओ भैया भी उन्हें ज़्यादा जोर नहीं देते और अपने वादे के मुताबिक अपने सीक्रेट टेक्निक्स उन्हें सिखाने लगते हैं। जैसे ही जाओ भैया अपनी तकनीक आजमाने लगते हैं, वैसे ही अपने यन भैया अपने इंडियन आइज से उनके सभी मूवमेंट, उनकी पूरी बॉडी की एनर्जी फ्लो, उनके कंट्रोल, सभी चीज़ों को बड़ी गौर से देखने लगते हैं। जिसके बाद जाओ भैया अपने से कई मीटर दूर एक पेड़ को अपनी एनर्जी से सीधा तोड़ देते हैं। इसे देखते यन भैया भी किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाता है और जाओ भैया भी बड़ी रुआब से कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बस मेरी ताकत का बस 30% है। लेकिन वह दूसरी तरफ यून तो आग बबूला थी। वो चिल्ला कर कहते हैं, अबे गधे के पूछ, अगर ताकत दिखाना है तो बाहर जाके दिखा, मेरे उगाए हुए पेड़ को क्यों तोड़ रहे हो। बहरहाल कुछ समय बीत जाने के बाद अपने भैया भी उस तकनीक के बारीकियों को भी समझ जाते हैं और खुद उस तकनीक को आजमाने लगते हैं और वो इसमें सफल भी हो जाते हैं। वो उनके सामने के एक दीवार को तोड़ देते हैं, जिसे देख कर तो जाओ भैया के होश उड़ जाते हैं। अबे तूने ये कैसे किया। अबे भाई, जिसे मैंने 3 साल में किया इसे तो इसने 3 मिनट में कर दिया।
ऊपर वाले, हमारे बीच इतना अंतर क्यों क्यों? अब बेचारे को जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, अच्छा खासा शौक जरूर मिल चुका था। जिसके बाद वो अपने भैया को अपने सीक्रेट टेक्निक की एक मैनुअल दे देते हैं, जिससे वो और भी जल्दी से उन सभी तकनीकों को सीख सके। लेकिन इस बार तो यूनियन का गुस्सा 7वां आसमान छोड़ 8वां आसमान छू लेता है। अब भाई आम बात है, जब कोई बंदा आपके घर आकर तोड़ फोड़ मचाए तो गुस्सा तो आना ही था। और बेचारी यूनियन भी ऐसे ही गुस्से की आग में जल रही थी, इसलिए अगले ही पल वो अपने भैया को अच्छा खासा पेल देता है और अपने घर से भगा देता है। अबे घोचुराम, मैं कह देती हूँ, जब तक इस दीवार को ठीक नहीं कर देते तब तक इस घर में एक भी कदम मत रखना। और देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं और इन 3 दिनों में अपने भैया सीक्रेट मैनुअल से सिर्फ और सिर्फ कोई तकनीक की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो अपने आप को जरा से भी ढील नहीं देते। और 3 दिन बाद यूनर के इंफॉर्मेशन के मुताबिक सीधा वो स्कूबर बार में पहुंच जाते हैं, जो मास्टर फैंग का ही अड्डा था। वहां पर थोड़ी देर तक मस्ती करने के बाद अचानक से वो वहां पर हंगामा खड़ा कर देता है और उम्मीद के मुताबिक कई सारे गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अपने भैया उन सभी को मार देते टोटल इग्नोर और बड़ी आसानी से उन सभी को अच्छा खासा पेल देता है। और तभी बाहर आता है एक बुढ़ा, जिसके आसपास कई सारे गार्ड्स मौजूद थे। ये कोई और नहीं, ये थे मास्टर फैंग। वो आते ही पूछते हैं, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, क्या तुम मुझे इन सभी हरकतों की वजह बता सकते हो? ये भैया भी बोलते हैं, अब पहले तूने शुरू किया है, तूने अपने आदमियों को मुझे पकड़ने के लिए भेजा है और मुझसे वजह पूछ रहा है। और तब जाकर हमें पता चलता है कि इन सभी को भेजने वाला और कोई नहीं, वो था लूफी। ये वही लूफी था जो पहले यूनर को छेड़ रहा था और बदले में अपने भैया के हाथों अच्छा खासा धुल चुका था। तभी मास्टर फैंग के गार्ड सभी अपने भैया पर वार कर देते हैं, लेकिन ये भैया इन सभी पर भी जरा सा भी भाव नहीं देते और बड़ी आसानी से अपनी पूरी तकनीक से इन सभी को अच्छा खासा पेल देता है। जब मास्टर फैंग देखते कि अपने ये भैया एक क्वी मास्टर है, उसे देखकर तो वो एक पल के लिए भौचक्के रह जाते हैं। तभी ये भैया बड़ी आराम से उनके पास चलकर जाते हैं और कहते हैं, अब बोल बुढ़े, किसने तुझे भेजा है मुझे मारने के लिए? लेकिन बुढ़ा कोई भी जवाब नहीं देता और अपने हाथ में मौजूद लाठी को फेंक देता है, जिसके अगले ही पल अपने पूरे बॉडी मसल को टाइट करते ही एक ही पल में वो एक बहुत बड़े मुष्टंडे में तब्दील हो जाता है, जिसे देखकर तो अपने भैया की पतलून ढीली हो जाती है। बच्चे, मैं भी तेरी तरह एक क्वी मास्टर हूँ, तो चले एक मैच हो जाए। उसका चैलेंज सुनकर अपने भैया बिल्कुल भी नहीं घबराते, वो तुरंत मान जाते और देखते ही देखते उन दोनों के बीच मैच शुरू हो जाता है। जहाँ एक तरफ मास्टर फैंग के पास टाइगर की लाइफ फोर्स थी, वहाँ दूसरी तरफ अपने भैया के पास एक ड्रैगन की लाइफ फोर्स थी। और जैसे ही उन दोनों के वार एक साथ टकराते हैं, बुढ़ा जोर से चिल्लाता है, टाइगर किल, और अपने भैया भी जोर से चिल्लाते हैं, कैनन पंच। जैसे ही उन दोनों के वार टकराते हैं, आसपास मौजूद सभी लोग दूर फेंक जाते हैं। और जब सब कुछ शांत होता है, तब दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए थे, लेकिन दोनों ही पूरी तरह से घायल हो चुके थे। लेकिन अगले ही पल अपना हीरो घुटनों पर आ जाता है और खून की उल्टियां करने लगता है। गाइस, आज के लिए बस इतना है, इससे ज़्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है, अब अपना हीरो किस तरह से करेगा मास्टर फैंग का मुकाबला? क्या अभी भी उनके पास कोई हुक्म का इक्का है, और अगर है तो वो क्या? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा से भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी मदद ज़रूर कर देना। मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना। एंड एट लास्ट